सियासत में बयार कब किधर का रुख कर ले कुछ पता नहीं चलता। कल तक रेल गेट में फंसे रेल मंत्री पवन बंसल के बचाव में खड़ी दिख रही समाजवादी पार्टी के सुर बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने अब बंसल से इस्तीफा देने की मांग की है। रामगोपाल ने कहा है कि बंसल को जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर हैं और पवन बंसल को खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी तो महज 24 घंटे के भीतर अपने बयान से पलटते हुए रामगोपाल यादव ने पवन बंसल से इस्तीफे की मांग कर डाली है। इससे पहले रामगोपाल यादव ने रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे की मांग को बेकार बताया था। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा था रामगोपाल यादव ने। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी के परिवार का कोई आदमी रिश्वत ले तो मंत्री भी उसमें शामिल। क्या नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये चीजें हम लोग बहुत लंबे अरसे से सुनते आए और कहते आए। बुलंदशहर में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला चुनावी रंजिश का माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सौरभ नाम का छात्र अपने दोस्त के साथ घर से बाहर गया हुआ था, तभी गांव के परमवीर नाम के शख्स ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि मृतक की मां सुमन देवी और हत्या के आरोपी परमवीर 2011 में बीडीसी का चुनाव लड़े थे। चुनाव के बाद से ही दोनों में रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते सौरभ की हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह संसद भवन तक पहुंच गया उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन बनाने का मुद्दा। एक बड़े शिष्टमंडल के तहत मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, सांसद सतपाल महाराज और पर्यटन मंत्री अमृता रावत ने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मुद्दे पर मुलाकात। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन बनाने का मुद्दा भले ही 2002 से चल रहा हो, लेकिन बीते दिनों केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके तहत गोमुख से उत्तरकाशी तक एक बड़ा इलाका इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आ गया है, जिसके बाद विकास कार्य, खनिज, पनबिजली बनाना और 4 धामों के लिए सड़कें बनाना तक दुश्वार हो जाएगा। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन कि इको सेंसिटिव जोन पर दोबारा से गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन से भी मुलाकात की। मुलाकात में बात रखी कि उत्तरकाशी में विकास के लिए इको सेंसिटिव जोन को जल्द से जल्द खारिज कर दिया जाए। एक बार फिर आमने सामने है सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ही देश में अल्पसंख्यकों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। साथ ही सपा ने यह भी दावा किया है कि देश और प्रदेश में अल्पसंख्यकों की बदतर हालत के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। दरअसल कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कई बार कांग्रेस यूपी की समाजवादी पार्टी पर तल्ख तेवर दिखाती है, तो कभी समाजवादी पार्टी केंद्र की कांग्रेस सरकार पर सीबीआई समेत कई मामलों के दुरुपयोग का आरोप लगाती है, लेकिन अक्सर जुबानी जंग थम जाती है। लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस आमने सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने सूबे की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया था। यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी कहा था कि सपा ने अल्पसंख्यकों से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस के इस बयान पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को कोई जानकारी ही नहीं है। यही नहीं, सपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री गफलत की बातें करते हैं। सपा का यह भी दावा है कि देश और प्रदेश में अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर रख दिया है। कई सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने प्रदेश को भी बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व की बसपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब सूबे में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब जानबूझकर मुस्लिम नौजवानों पर झूठे मुकदमे लिखवाए गए। सपा का यह भी कहना है कि बसपा सरकार के दौरान जिन जिन मंत्रियों ने घोटाले किए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है और जिन मामलों में जांच धीमी गति के चलने के बारे में लोकायुक्त ने जानकारी दी है, उन सभी मामलों को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान में लाया जाएगा। फिर चाहे वो मंत्री हो या कोई बड़ा नेता, किसी भी सूरत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ किया है कि सपा जातीय समीकरणों की राजनीति नहीं करती है, लेकिन दोनों दलों के बीच बढ़ती ये तल्खी ये साफ संदेश दे रही है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजियां और तेज होंगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सपा के ये तीखे तेवर आने वाले समय में भी ऐसे ही रहते हैं या फिर तेवर नरम पड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रुका लैंपैड घोटाले की जांच कर रहे जांच अधिकारी का तबादला। जांच एजेंसी के कुछ आला अधिकारी कर रहे थे कुछ आरोपियों को बचाने की साजिश।
मामले का भगोड़ा फरार मुख्य आरोपी सुशील कटियार बैठ के पीता था इन आला अधिकारियों के कमरों में चाय। लैकपेट घोटाले की जांच करने से चर्चा में आई एसआईबी ने माया सरकार के कई बड़े मंत्रियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन अब शायद इसी एजेंसी के बड़े अधिकारी इस जांच से मलाई खाने के मूड में नजर आ रहे हैं। तभी घोटाले का एक बड़ा आरोपी सुशील कटियार आला अधिकारियों के कमरे में बैठ के चाय पीता और जांच अधिकारी को मैनेज करने की बात कहता नजर आया और अधिकारी भी जांच अधिकारी को उस पर रहम बरतने की बात करते हैं, लेकिन जांच अधिकारी जांच पर कोई आंच न आए इसलिए इस बात से साफ मना कर देता है। मुख्यमंत्री के दखल के बाद न ही सिर्फ इस जांच अधिकारी का ट्रांसफर रुका बल्कि डीजीपी को भी इस जांच का संज्ञान रखने का आदेश मिल गया है। माया सरकार के समय में हुए घोटालों की जांच कर एजेंसियों में एसआईबी का खासा महत्व है, जहां एक और एनआरएचएम के भी आरोपी जेल से बाहर आकर मौज काट रहे हैं, वहीं एसआईबी द्वारा जेल पहुंचाए गए कोई भी आरोपी की अब तक जमानत नहीं हो सकी है। कुंडा मामले में आया नया मोड़। डीएसपी जियाउल हक के हत्या के आरोपी पवन यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में कहा है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह ने एफआईआर लिखवाई थी। डीएसपी जियाउल हक की हत्या का आरोपी पवन यादव ने आज हाई कोर्ट में याचिका डालकर अक्षय प्रताप सिंह पर गलत एफआईआर लिखवाने का आरोप लगाया है। पवन ने कहा है कि दोनों भाइयों की हत्या के बाद अक्षय प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ में राजा भैया के घर पर वकील से 2 एफआईआर लिखवाई और उस पर पवन ने अपने और अपने भाई फूलचंद के नाम से दस्तखत किए थे। फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई बुधवार को होनी है, लेकिन अगर ये याचिका मंजूर कर ली जाती है तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घरेलू विवाद के चलते बाप ने ही मार दी अपने बेटे को गोली। मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके का है, जहां घरेलू विवाद आज इतना बढ़ गया कि कपड़े के व्यापारी सुरजीत ने अपने ही बेटे को गोली मार दी। घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक बाप ने ही चला दी अपने बेटे पर गोली। मामला लखनऊ के आलमबाग इलाके का है, जहां कपड़े के बड़े व्यापारी सुरजीत की आज सुबह अपने बेटे से जमकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सुरजीत ने अपने बेटे जगपाल पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां दागना शुरू कर दिया, जहां सुरजीत को मौके पर ही गोली लगते ही घर में शोर शराबा शुरू हो गया और पुलिस को खबर दे दी गई। पुलिस ने मौके पर आके सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया और आनन फानन में जगपाल को अस्पताल ले गई। यहां पुलिस ने मौका वारदात से ही लाइसेंसी रिवॉल्वर समेत आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बेटे जगपाल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लखीमपुर खीरी में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी दुकान बंद करके अपने बेटे के साथ घर जा रहा था। कोतवाली के पास 5 बदमाश आए और व्यापारी से रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। हमले के बाद लोगों ने व्यापारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। नगर निकाय चुनाव बीतने के फौरन बाद उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। 100 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 10 पैसे से लेकर 40 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा खर्च करने होंगे। इसके अलावा अन्य कैटेगरी में भी 5.23% बिजली दर का इजाफा किया गया। अलबत्ता बीपीएल कैटेगरी को इससे दूर रखा गया है। नगर निकाय चुनाव बीतने के बमुश्किल 1 हफ्ते बाद ही उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं को जोर का झटका दिया है। यूपीसीएल ने करीब 5.21% बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है। बढ़ी हुई दरें आगामी 1 मई से लागू होंगी। 100 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला गया है, लेकिन 101 से 200 यूनिट तक 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा 201 से 400 यूनिट तक 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा 401 तथा अधिक यूनिट वाले उपभोक्ताओं को
40 पैसे प्रति यूनिट अब अतिरिक्त कर देना होगा। नए प्रावधान के मुताबिक धार्मिक स्थलों यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में शामिल किया गया है। इसके अलावा घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 40 यूनिट का एक अतिरिक्त स्लैब बनाया गया है। मतलब साफ है कि गर्मी आ रही है और खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली का बिल बढ़ा दिया है। हालांकि यूपीएसएल का दावा है कि 50% दरें बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन उसने सिर्फ 5.21% बढ़ाया है। जो भी हो, नगर निकाय चुनाव के बाद यूपीएसएल ने बिजली उपभोक्ताओं का जोर का झटका धीरे से दिया है। प्रदेश में 13 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य महकमा अपने सुस्त रवैये के चलते एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 7 दिन का समय बचा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अभी अपने क्षेत्र में निकाय चुनाव हार की समीक्षा में ही लगे हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी, यह समझ से परे है। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को चारधाम यात्रा के लिए घातक बताया है। ऐसे में चारधाम यात्रा को सकुशल कराने में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। चारधाम यात्रा में देश और विदेश से लोग यहां आते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज भी यहां कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री पर यात्रा में डॉक्टरों की तैनाती अभी तक न किए जाने को बड़ी लापरवाही बताया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर डॉक्टरों की कमी पहले से ही खलती रही है। पिछले साल यात्रा के दौरान ऊखीमठ में बस खाई में गिर गई थी, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था और घायलों को डॉक्टरों की कमी के चलते देहरादून और श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि विभागीय मंत्री की माने तो वह यात्रा के लिए पहले ही तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा रूटों पर डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है, जिससे कहीं भी दवाओं और डॉक्टरों की कमी न खले। गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे रोडवेज बस स्टेशन पर आज खाद्य सुरक्षा की टीम ने सुबह छापेमारी कर भारी मात्रा में खोआ बरामद किया है। कैंट थाना क्षेत्र के रेलवे रोडवेज बस स्टेशन पर आज खाद्य सुरक्षा की टीम ने सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में खोआ के साथ साथ पनीर को भी बरामद किया। यह खोआ और पनीर कानपुर से गोरखपुर लाया जा रहा था। फिलहाल उस खोआ और पनीर के मालिकान कोई न मिलने के कारण इस खाद्य सुरक्षा की टीम ने सभी माल को अपने अंडर में जब्त कर लिया और जांच कर रही है। जो है इस समय लगन चल रही है और मिलावट जो है काफी बढ़ गई खोए में। काफी मात्रा में कानपुर से माल आ रहा है। उसी को देखते हुए हमने जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक टीम बनाया। में जो है काफी मात्रा में जो है 70-80 डलिया करीब खोया पाया गया है, जो 30-40 कुंतल से ज्यादा ही होगा। उसको जो है निरीक्षण किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया जो है मिलावटी प्रतीत हो रहा है और इसमें रिफाइंड और वनस्पतिक मिलावट जो है निश्चित तौर से है। प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हेलाल यादव की हत्या के बाद रिक्त हुए प्रधान पद के लिए उपचुनाव आज संपन्न हो गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। कुंडा ब्लॉक के बलीपुर मोहद्दी नगर में प्रधान पद के लिए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अति संवेदनशील मतदान केंद्र होने के कारण इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि बलीपुर के प्रधान नन्हेलाल यादव की 2 मार्च की रात को हत्या के बाद पद रिक्त हो गया था। प्रशासन के लिए इस गांव का उपचुनाव किसी भी परीक्षा से कम नहीं था। बलीपुर मोहद्दी नगर ग्राम सभा में कुल 4191 मतदाता और 7 मजरे हैं। इस दौरान 4 बूथ बनाए गए और चारों अति संवेदनशील बताए गए। शांतिपूर्ण मतदान कराने और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। डीएम विद्याभूषण और एसपी LR कुमार भी मतदान केंद्र पर अधिकतर समय डटे रहे। बलीपुर गांव के उपचुनाव के दौरान मतदाताओं में जहां खासा उत्साह दिखा, वहीं मतदाताओं का कहना था कि वह वोट उसी को करेंगे जो उनकी शांति और सुरक्षा की गारंटी लेगा। बलीपुर गांव के लोगों का कहना है कि शांति और सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, साथ ही विकास करने वाला जनप्रतिनिधि उन्हें चाहिए। कुशीनगर जनपद में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। जीप में सवार 7 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती करा दिया गया है। एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब समारोह में शामिल होने जा रहे इस परिवार के 4 लोगों की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। अहिरौली थाना क्षेत्र के NH-28 पर रोडवेज बस और जीप की सीधी टक्कर में 4 लोगों की मौत के अलावा जीप में सवार 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है।
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस और उसके चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिले के टरिया थाना क्षेत्र के मऊ गांव के पास नेशनल हाईवे 24 पर हुए इस हादसे में